ये कहानी आज से 3 साल पुरानी है। कहानी 2021 की है। दिल्ली के मोहन नगर इलाके में एक महिला जिसका नाम कविता होता है, उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास रही होगी। तो कविता जी अपने बेटे और बहू के साथ दिल्ली के मोहन नगर इलाके में रहती थी। लेकिन इनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से इनके बेटे और बहू को हरियाणा जाना था। तो 30 जून 2021 को इनका बेटा और बहू हरियाणा जाते हैं और इधर जो माता जी थीं वो घर पे अकेली थीं। 3 से 4 दिनों बाद जो भी एक अंतिम संस्कार में जो भी समय लगता है, उसको करने के बाद बेटा और बहू हरियाणा से दिल्ली आते हैं। तो 3 जुलाई 2021 को वो दिल्ली आते हैं। जैसे ही वो अपने घर आते हैं तो देखते हैं गेट के बाहर, यानी कि मेन गेट जो था, उस पर एक बहुत बड़ा ताला लगाया गया है। अब दोनों बेटा बहू हैरान हो जाते हैं कि माता जी कहाँ चली गई। और जो ताला था उसको देखकर ये और भी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जो ताला था ये इनका नहीं था। क्योंकि इसके पहले जब भी ये तीनों बाहर जाते थे अपना ताला लगा कर जाते थे, लेकिन इस ताले को देखने के बाद दोनों को हैरानी होती है। खैर, ताले को तोड़ा जाता है, दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद कविता जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर उनका कोई कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है, वो भी एक तरीके से मना कर देते हैं कि उनको कोई जानकारी है नहीं। अब ये अपने कुछ रिश्तेदारों के पास भी फ़ोन करते हैं, उनको लगता है हो सकता है गई होंगी, लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद कहीं से जब कुछ सुराग नहीं मिलता है, दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। फिर ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कविता जी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस आती है, पुलिस जांच शुरू करती है। पुलिस वाले सबसे पहले इनका जो बेटा था उनसे पूछते हैं कि आपकी माता जी को ऐसी कोई बीमारी तो नहीं थी। बेटा बताता है कि बिल्कुल स्वस्थ थी, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर इस एंगल से भी इस जांच करने की कोशिश की जाती है कि कहीं हो सकता है चोर उचक्के आए होंगे, चोरी या ऐसी कोई चीज़ किए होंगे। पूरे घर की ये दोनों बेटे और बहू मिलकर तलाशी लेते हैं। घर में जो भी सामान जहाँ था वहाँ पड़ा हुआ था, यानी कि चोरी नहीं हुई थी। तो एक तरीके से ये कन्फर्म हो गया था कि इसमें ना कोई चोर आया है, ना ऐसी कोई चीज़ हुई है। फिर पुलिस वाले आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं, कविता जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आस पड़ोस के लोग भी, जो कि उनको भी कुछ आइडिया था नहीं, वो भी मना कर देते हैं कि इसके बारे में उनको जानकारी है नहीं। अब धीरे धीरे बेटे और बहू के मन में एक शंका पैदा हो जाती है कि उनकी माँ कहाँ चली गई। अब इस दौरान में ये सारी जांच अभी चली रही थी, तभी एक पुलिस वाले की नज़र इसी घर में रखे सफ़ेद कलर के फ्रिज पर जाती है। वो पुलिस वाला उस फ्रिज को बड़े ही गौर से देखता है और देखने के बाद वो पाता है कि फ्रिज के ऊपर खून के कुछ छींटे हैं, मामूली जो छींटे होती हैं वो देखता है और उसको लगता है कि जो छींटे हैं ये किसी इंसान का ही हो सकता है। उसका जो तजुर्बा कह रहा था। फ़ौरन वो अपने जो सीनियर पुलिस वाले थे उनको बताता है और दिखाता है और कहता है कि साहब, हो ना हो ये जो छींटे हैं ये मेरे हिसाब से किसी इंसानी खून के ही छींटे हैं। अब जो बड़े पुलिस के अधिकारी थे वो भी देखते हैं और देखने के बाद, अच्छा, वो जो खून था लगभग सूख चुका था, लेकिन बहुत ही कम छींटे थी वहाँ पे। अब बहुत ही बारीकी से देखने पर पता चल रहा था। तो जो सीनियर पुलिस वाले थे वो भी देखते हैं और देखने के बाद उनको भी यही लगता है कि ये इंसानी खून है, ये यानी कि जो छींटे हैं। अब जैसे ही ये बात घर के लोगों को पता चलती है, यानी कि बेटे और बहू को, तो दोनों को कहीं ना कहीं अनहोनी की आशंका होने लगती है और एक डर पैदा हो जाता है कि क्या हो गया। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला जाता है, कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर तभी घर के सामने से एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिसमें देखा जाता है कि 1 जुलाई की सुबह 6:45 के आसपास 3 लोग इनके घर से बाहर निकल रहे हैं। उस कैमरे को जब अच्छे से चेक किया जाता है तो जिसमें एक महिला, एक पुरुष और एक जो व्यक्ति था वो घर के बाहर था और वो रिक्शे पर था। तो जो महिला और पुरुष थे वो इनके घर में जाते हैं। पहली बार में वो 2 बैग बाहर निकालते हैं और दूसरी बार में तीसरा बैग एक पुरुष बाहर लेकर आता है, घसीटते हुए उस बैग को लाता है और तीनों बैग को उस रिक्शे पर रखता है। उस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस वाले इन दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तभी कुछ लोग बताते हैं, इस मोहल्ले में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल मौर्य होता है और उसकी पत्नी 1 तारीख से ही गायब है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे 1 तारीख को ये सीसीटीवी में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं और जब पता चलता है कि 1 तारीख से ये लोग गायब हैं, तो पुलिस वालों को इन दोनों के ऊपर शक होता है
अच्छा, इस दौरान में एक ऑटो वाला भी आता है और कहता है कि साहब 1 जुलाई को एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि उसके पास कुछ चिकन के बैग हैं, उनको कहीं ले जाना है। और 6:45 के आसपास उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और मैंने उसको नजफगढ़, साथ में एक महिला भी थी, उनको मैंने छोड़ा है। सीसीटीवी कैमरे में दोनों जो महिला और पुरुष थे जो कैद हुए थे, इनके बारे में अब जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है। फ़ौरन पुलिस वाले सर्विलांस की मदद से इनके लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि उत्तराखंड के रानीखेत में दोनों का लोकेशन है। अभी पुलिस वहाँ पहुँच ही पाती कि ये दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे। अब अगला जो इनका लोकेशन था वो यूपी के बरेली में था। फ़ौरन पुलिस की एक टीम यूपी के बरेली जाती है, दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली लेकर आती है पूछताछ के लिए। जब दिल्ली लेकर इनसे पूछताछ की जाती है तो पहले तो दोनों बातों को गोल गोल घुमाते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं देखो, जो सीसीटीवी मिला है इसमें पूरे सबूत हैं और आप ही दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं, तो आप दोनों के पास अब बचने का कोई चारा नहीं है। जो भी सच्चाई है आप लोग बता दीजिए, वरना हम जब अपने अंदाज से पूछताछ शुरू करेंगे तो आप ज़रूर बताएंगे। पुलिस की ये बात सुनकर ये दोनों पति पत्नी टूट जाते हैं। पहले तो पत्नी टूटती है और तभी वो कहती है कि मैंने इनको मना किया था कि मत मारो, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। जैसे ही पत्नी ये बात बोलती है, पुलिस वाला उससे पूछता है पूरी बात बताओ। अब जैसे ही पति ये सुनता है कि उसकी पत्नी ऑलरेडी कबूल कर रही है, वो भी टूट जाता है। फिर एक कहानी सुनाता है। कहानी ये थी कि जो अनिल मौर्य था, ये इवेंट मैनेजमेंट का काम किया करता था। अक्सर जो शादी या पार्टी में साग सब्जी या चिकन वगैरह लोग ले जाते हैं, तो ये ऐसी चीज़ों को लेकर आता था अपने घर और फिर ऐसी जहाँ पार्टियाँ होती हैं वहाँ लेकर जाता था। तो चूँकि लॉकडाउन में, यानी कि जब कोरोना जब आया, तो बहुत सारे लोगों के बिज़नेस पे कोरोना का, लॉकडाउन का असर पड़ा, इसके भी बिज़नेस पर पड़ा। और इसने कविता जी से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे और बोला था कि तय वक्त पर ये पैसा लौटा देगा, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये पैसा लौटा नहीं पाता है। इधर जो कविता जी थी, आए दिन इससे पैसे की डिमांड करती थी कि भाई मेरा पैसा दो। इस दौरान में इसको पता चलता है कि 30 जून को इनका बेटा और बहू हरियाणा जा रहे हैं। जब देखता है कि कविता जी घर में अकेली हैं, तो ये अपनी पत्नी के साथ उनके घर में जाता है कविता जी के पास और उनसे पैसे की लेन देन को लेकर बातचीत शुरू हो जाती है। तभी किसी बात पे इसको गुस्सा आता है कविता जी के ऊपर। कविता जी को धक्का देता है। जैसे ही धक्का देता है, वो चूँकि 70 वर्ष के आसपास की महिला, वो गिर जाती हैं और दोनों में गिरने के बाद अब तू मैं शुरू हो जाती है। हालांकि इस बीच में इसकी पत्नी रोकती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग पैसा दे देंगे, तुम मत मारो। लेकिन चूँकि पैसे को बार बार मांगने की वजह से इसको इतना गुस्सा आता है, लेकिन ये धक्का देने के बाद उनके गले को इतनी तेज़ी से दबाता है कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यानी कि एक तरीके से ये धक्का देता है और धक्का देने के बाद कविता जी को उठाता है। उठाने के बाद गले को इतनी तेज़ी से, मजबूती से जकड़ता है, पकड़ता है कि कविता जी मौके पर दम तोड़ देती हैं। अब ये सब इसकी पत्नी देख रही थी, वो बार बार मना कर रही थी, लेकिन ये नहीं मानता है। जैसे ही कविता जी की मौत होती है, दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं। अब ये बैठ कर सोचते हैं कि क्या करें, तो ये पूरे घर की तलाशी लेते हैं। इसी तलाशी के दौरान इनको 3 बैग मिलता है। अब जैसे ही ये बैग देखते हैं तो इनके दिमाग में कई सारी बातें आने लगती हैं। आजकल फिल्मों और सीरियल और टीवी अखबारों के माध्यम से कैसे लोग लाश को ठिकाने लगाने के लिए क्या क्या करते हैं, इन दोनों के दिमाग में इस तरह के जो आइडियाज़ हैं चलने लगते हैं। फिर ये किचन में जाते हैं। अनिल मौर्य किचन में जाता है, एक चाकू लेकर आता है। आने के बाद लाश के टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद उनको बैग में भरता है और पूरे घर की ये दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छे से सफाई करते हैं। लेकिन चूंकि जून और जुलाई का महीना गर्मी का महीना था, इनको ये सारे काम करने के दौरान इनको प्यास लगती है। ये फ्रिज से खोलकर पानी पीने के लिए जाते हैं और इसी दौरान में, पानी पीने के दौरान, खून के जो छींटे थे वो फ्रिज पे पड़ जाते हैं। हालांकि इन लोगों ने पूरे घर की सफाई तो की थी, लेकिन वो फ्रिज पर खून के धब्बे रह जाते हैं और जो इनको दिखाई नहीं देते हैं। चूँकि इनको प्यास लगी थी, पानी पीने की जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में, ये फ्रिज के ऊपर जो खून के जो छींटे थे उसको साफ़ नहीं कर पाते हैं। खैर, ये पूरे घर की सफाई करते हैं। बैग को, तीनों बैग को जब लास्ट पैक कर लेते हैं, वहीं छोड़ते हैं और ये अपने घर चले जाते हैं। रात जैसे ही बीतता है, एक बार फिर ये उस घर में आते हैं। आने के बाद रिक्शा वाला बाहर खड़ा था। दोनों पति पत्नी एक एक करके, एक बैग पत्नी, एक बैग पति उठाता है। उठाने के बाद रिक्शे पर रखता है। जाते हैं ये लोग। फिर कुछ देर बाद जो इसका पति था, यानी कि अनिल मौर्य, आता है और जो तीसरा बैग था एक बार फिर रिक्शे पर रखता है।
रिक्शे को छोड़ने के बाद गली के दूसरे मोड़ पे इन लोगों ने ऑटो वाले को फ़ोन कर दिया था और ऑटो वाले को ये फ़ोन करके कहा था कि हमारे पास चिकन के 3 बैग हैं, उनको नजफगढ़ ले चलना है। ऑटो वाला रेडी हो जाता है और तीनों बैग ऑटो में रखने के बाद निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही ये लोग नजफगढ़ निकलते हैं तो एक सुनसान इलाके पे ये लोग ऑटो को रुकवाते हैं। रुकवाने के बाद कहते हैं, देखो हमारे इवेंट मैनेजमेंट की एक गाड़ी आ रही है, उसके बाद हम आगे चले जाएंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। जो भी किराया होता है ऑटो वाले का, ये किराया देते हैं, उस ऑटो वाले को छोड़ते हैं। जैसे ही ऑटो वाला वहाँ से जाता है, ये दोनों पति पत्नी उस तीनों बैग को निकालते हैं और जिस जगह पे ये लोग रुके हुए थे वो एक सुनसान इलाका था, पास में ही एक नाला था। नाले में तीनों बैग ये फेंकते हैं। फेंकने के बाद उत्तराखंड के रानीखेत निकल जाते हैं। फिर वहाँ से ये बरेली जाते हैं। बरेली में इनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। खैर बरेली से इनको पकड़ कर लाया जाता है। यहाँ पर पुलिस वाले जब इनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं तो ये दोनों पूरी कहानी बताते हैं। पहले पत्नी टूटती है, फिर बाद में पति टूट जाता है और इस तरीके से एक कत्ल की जांच पूरी होती है। लेकिन कैसे एक पुलिस वाले की पैनी नज़र उस फ्रिज पर पड़ती है और उसकी सूझबूझ ने इस केस को जल्दी सॉल्व करा दिया। तो कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी किसी भी केस को सॉल्व करने में बहुत मदद करती हैं। अगर वो पुलिस वाला उस खून के छींटों को नहीं देखता तो हो सकता है कि इस केस को सॉल्व करने में भी और वक्त लग सकता था, लेकिन पुलिस वाले ने सूझबूझ का परिचय दिया और तब जाकर इस केस का खुलासा होता है। तो ये थी आज की कहानी, एक अफसोसनाक कहानी थी ये। तो खैर कहानी में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।